नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। कैबिनेट बन चुकी है, सरकार विधिवत चलने लगी है, लेकिन सरकार के सामने यानी मोदी सरकार के सामने एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनसे निपटना अब मोदी सरकार के लिए काफ़ी बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। अब वैसे देखें तो 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल था, उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 303 थी और सहयोगी दलों को अगर मिला की बात करें तो 303 से बढ़कर 353 तक थी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार आत्मनिर्भर थी, यानी अपने बलबूते पर वह सरकार चला रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, यानी यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सीटें मिली हैं वह बेहद कम मिली हैं। कुल मिलाकर के 240 का आंकड़ा मोदी सरकार छू पाई है। अब इसमें बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में लोकसभा की इन 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह आंकड़ा 63 का स्पर्श किया था, यानी 63 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर लोकसभा पहुंचे थे 2019 में। अब लाजमी है कि जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह अन्य दलों का सहयोग लेगी। जाहिर सी बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 240 सीटों पर कामयाबी मिली, या यूं कह सकते हैं कि 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर संसद पहुंचे। 543 सीटों की संसद है, यानी 543 संख्या है भारतीय संसद की। अब इसमें अगर देखें तो 50% सीटें होनी चाहिए बहुमत के, 50% या इससे अधिक बहुमत के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से देखें तो 272 का आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब 240 की सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य सहयोगी दलों का सहारा लेगी, उनका सपोर्ट लेगी। तो अब खास बात यह रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने के लिए दो बड़े राजनीतिक दलों का सहयोग लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी दलों की संख्या काफ़ी है। अब ऐसे में जो दो बड़े सहयोगी दल सामने आए, उसमें तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की और बिहार की जनता दल यूनाइटेड, बिहार की जनता दल यूनाइटेड यानी मतलब नीतीश कुमार। वैसे ही आंध्र प्रदेश से अगर देखें तो चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद चुनकर भारतीय संसद में पहुंचे हैं, यानी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद चुने गए हैं। इसी तरह से बिहार में देखें तो जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद चुनकर संसद पहुंचे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 28 सांसदों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। लेकिन अब इस सहयोग से, यानी जो सपोर्टिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है सरकार चलाने में, सरकार बनाने में, उसके लिए अब मोदी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी कीमत इसलिए कि समझौते इस कदर करने पड़ रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में इस तरह का कोई समझौता या इस तरह की कोई बात नहीं की थी। अब वैसे देखें तो चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि मोदी की सरकार बेहद धाकड़ सरकार मानी जाती थी केंद्र में। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार में जब 2014 और 2019 में भले ही सहयोगी दल उसके साथ रहे,
लेकिन धाकड़ सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में जानी जाती रही। अब धाकड़ इसलिए कि उसने न तो कभी सहयोगी दलों की सुनी और न सहयोगी दलों को कोई खास तवज्जो दिया सरकार चलाने में। बस उनको हिस्सेदारी उनके अपने देख करके अपने हिसाब से उनको हिस्सेदारी दे दी कि कौन मंत्री बनेगा, किसको सरकार में रखना है, कैसे सरकार चलानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाकड़ प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा अपना मन जो चाहा, जो पार्टी ने चाहा, जो रीति नीति भारतीय जनता पार्टी ने कही, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने फैसले लेती रही। न तो उसने सहयोगी दलों की सुनी, न विपक्ष की कभी कोई बात सुनी या विपक्ष को महत्व दिया। लेकिन अभी तक जो धाकड़ सरकार थी 2014 में, 2019 में, वह अब 2024 में घुटनों पर आ गई, या यूं कहें कि सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सहयोगी दलों ने घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मुख्य सहयोगी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड की 12 संसदीय सीटें हैं, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटें हैं। इस तरह से दोनों बड़े राजनीतिक दल, यानी जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों सहयोगी दलों से कुल 28 सांसदों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को मिल रहा है। अब सहयोगी दलों को अपेक्षाएं होती हैं सरकार से कि सपोर्ट दे रहे हैं, तो सपोर्ट के बदले में उनको, यानी सहयोगी दलों को भारत सरकार या मोदी सरकार या भाजपा सरकार कुछ न कुछ अवश्य देगी। अब वैसे देखें तो 16 सांसदों वाली तेलुगु देशम पार्टी ने अपना रवैया हमेशा से एक अलग ही रखा है। केंद्र सरकार में ना तो उसे कोई भागीदारी चाहिए, मतलब उसने, तेलुगु देशम पार्टी ने अपना कोई ऐसा रुख अभी तक जाहिर नहीं किया था कि उसे भारत सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, यानी मंत्रालय चाहिए उसे। न तो कोई मंत्रालय चाहिए, न और कोई तेलुगु देशम पार्टी की ऐसी मांग थी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि मोदी सरकार को विचार करना पड़ता। अब सरकार बन गई, सरकार चल रही है, कैबिनेट बन गई, कैबिनेट अपना काम कर रही है, तो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और दिल्ली आ करके एक बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी लगे हाथ मोदी सरकार से नायडू ने सोचा कि हिसाब किताब कर लिया जाए कि भाई हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप सपोर्ट के बदले में हमें क्या दे रहे हैं, हमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, यानी सुपर स्टार हैं राजनीति के। चंद्रबाबू नायडू ने कैबिनेट में कहीं कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो मुलाकात के बाद जो हालात दिखे उसमें कहीं न कहीं ऐसा अवश्य दिखा कि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात का समय करीब करीब 20 मिनट रहा, लेकिन इस 20 मिनट में चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए। अब आइए जानते हैं कि आखिर पसीने क्यों छुड़ा दिए, कैसे छुड़ा दिए। तो तेलुगु देशम पार्टी, यानी उनके मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने सरकार में रहने की अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अब चंद्रबाबू नायडू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मांगों की एक लंबी फहरिस्त लेकर बैठ गए। इतना ही नहीं, इस लंबी फहरिस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया कि इन मांगों पर भारत सरकार विचार करके इनको अमल में लाए। अब आइए जानते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने मांगा क्या है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो नहीं की, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने की मांग जरूर कर दी। अब इनमें खास यह है कि आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी अमरावती को बना रहा है। अमरावती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज चाहिए आंध्र प्रदेश को।
इतना ही नहीं, सड़क, रेल, पुल और इस तरह की बड़े यानी पेयजल, शिक्षा और इस तरह की बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार से मांग ली। कृषि के लिए बड़ी परियोजनाएं मांग ली भारत सरकार से चंद्रबाबू नायडू ने। अब इसी के साथ देखें तो आंध्र प्रदेश पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा कर्ज है। आंध्र प्रदेश पर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह भी रखा कि आंध्र प्रदेश के ऊपर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। और इतना ही नहीं, आर्थिक सहायता इस प्रकार दी जाए कि जिससे आंध्र प्रदेश देश का सबसे बेहतरीन प्रांत बनकर उभरे देश में। चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद को साइबर सिटी बनाना चाहते हैं, तो वही अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते हैं। अब इसके लिए निश्चित रूप से बड़े पैकेज की आवश्यकता होगी, यानी बड़ी धनराशि का मामला है यह। तो इस तरह से देखें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाखों करोड़, अरबों करोड़ नहीं मांगे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो खरबों की धनराशि मांग ली। अब इस धनराशि को देने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से पसीने छूटेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जो विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए मांगा वह तो मांगा ही, इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री को यह भी संकेत दे दिए, यह भी संदेश दे दिया कि भारत सरकार का हर मंत्रालय अपनी अलग अलग परियोजना बनाए आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। यानी भारत सरकार का हर मंत्रालय, चाहे वह कृषि मंत्रालय हो या सड़क परिवहन मंत्रालय हो या कोई अन्य मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष परियोजना बनाए जिससे आंध्र प्रदेश का बेहतर विकास हो सके। इसी के साथ ही चंद्रबाबू नायडू नितिन गडकरी से मिले, शिवराज सिंह चौहान से मिले, अन्य कई बड़े नेताओं से मिले, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े नेताओं से मिले, केंद्रीय मंत्रियों से मिले। इस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा संदेश दे दिया आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं अमित शाह। तो चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से भी मुलाकात की और उनसे भी अपनी बात रखी उनके सामने कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो भी परियोजनाएं रुक गई थी, यानी केंद्र सरकार ने उनके लिए धन जारी नहीं किया था, धन को रोक लिया था, अब उस दिशा में भारत सरकार कदम आगे बढ़ाए और रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाए, जिससे आंध्र प्रदेश एक विकसित प्रांत के रूप में देश में सामने आ सके। तो इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी यानी उसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भले ही 20 मिनट की मुलाकात की हो, संक्षिप्त मुलाकात की हो, लेकिन अपनी मांगों की जो लंबी फहरिस्त दी है, यानी लंबी फहरिस्त जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है, उस लंबी फहरिस्त ने कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए। क्योंकि एक तरफ तो आंध्र प्रदेश पर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो वहीं विकास योजनाओं के लिए, अमरावती के लिए, अन्य परियोजनाओं के लिए, हैदराबाद को साइबर सिटी बनाने के लिए लाखों करोड़ नहीं बल्कि अरबों की बड़ी धनराशि चाहिए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कैसे संतुष्ट कर पाएंगे चंद्रबाबू नायडू को, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इस एक मांग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए। तो अब ऐसे में एक साफ जाहिर सी बात है कि आखिर बैसाखियों पर टिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर कितने दिन चलेगी, क्योंकि आज चंद्रबाबू नायडू ने अपनी लंबी फहरिस्त रखी है, तो कल नीतीश बाबू भी अपनी मांग भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।